आप राजनीति शास्त्र विभाग में शोध छात्र हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। श्री प्रवीण जी। मैं प्रवीण चौधरी, शोध छात्र, यहाँ मंच पे बैठे अतिथि का, नेपाल से आए हुए अतिथि का और शोध छात्र और छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। मेरा शोध पत्र का शीर्षक है गेटवे की सुरक्षा, अनियमित भारत नेपाल सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों का मूल्यांकन। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना पे मानव तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा नोट, पाकिस्तान और आतंकवाद और वामपंथी, चरमपंथी, अन्य अपराध और अपराधी। भारतीय उपमहाद्वीप में दो लोकतंत्र भारत और नेपाल इस क्षेत्र के विशिष्ट रूप से खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। यह खुली सीमा 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि के आधार पर संचालित है। इस संधि में कई अन्य पारस्परिक समझौते भी शामिल हैं, जैसे कि रोजगार के मामले में अपने दोनों नागरिकों के लिए समान अवसर, भारतीयों और नेपालियों नागरिकों दोनों को रहने के लिए संपत्ति रखने, एक दूसरे की भूमि पर व्यापार, वाणिज्य में शामिल होने तक की अनुमति देते हैं। विभिन्न कारणों से इस खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा का उपयोग अक्सर अवैध गतिविधियों और अवैध व्यापार के लिए किया जाता है। भारतीय पक्ष में मुख्य रूप से लगभग 1751 किलोमीटर के बिना बाढ़ वाली सीमा रक्षा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के साथ भारत की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल और भारत ने सदियों से अपने धर्म, संस्कृति, परंपराओं को साझा किया है। हालांकि हाल के दशकों में सीमा पर अपराध दोनों देशों के लिए खतरा बन रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो नेपाल के क्षेत्र से कई अधिक गुना है, जो कि दक्षिण एशिया के भू रणनीतिक प्रदेश में बड़ी हिस्सेदारी है। अपने आकार, जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भारत की दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसी स्थितियों में खुली और बड़े पैमाने पर अनियमित सीमाओं पर विभिन्न जोखिम के कारण भारत में कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरे में डालते हैं। मानव तस्करी। संयुक्त राष्ट्र का मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय ने स्पष्ट रूप से मानव तस्करी को बलपूर्वक रणनीतिक, धोखेबाज साधनों और अन्य नापाक तरीकों के माध्यम से व्यक्तियों को लालच देने, आश्रय देने, घटित प्रथा के रूप में चित्रित किया है। यह सब उन्हें शोषण के अधीन रखने के भयावह इरादे से किया जाता है। नेपाल जहां इसकी 42% आबादी गरीब रेखा के नीचे रहती है, अक्सर तस्करों द्वारा उन्हें सुनहरे अवसरों की भूमि के रूप में देखा जाता है। रोजगार के अवसरों की कमी, विशेष रूप से अप्रैल 2015 के विनाशकारी नेपाल भूकंप के बाद महिलाओं और पुरुषों दोनों की तस्करी के लिए मुख्य उद्देश्य और प्रमुख असुरक्षा के रूप में उभरा है। इस दावे की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मानव तस्करी के मामले में 64% ने अपनी कार्यप्रणाली के रूप में नौकरी के झूठे वादे किए गए थे, जबकि नकली विवाह के मामले केवल 1.6 थे। सालाना लगभग 150 से 200 मिलियन डॉलर के मुनाफे के साथ मानव तस्करी, जिसे व्यक्तियों की तस्करी टीआईपी के रूप में भी जाना जाता है। नकली भारतीय मुद्रा नोट। भारतीय नकली मुद्रा नोट दुनिया के शीर्ष 10 नकली मुद्राओं में शामिल है। FICN या नकली भारतीय मुद्रा भारतीय और नेपाली दोनों सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। हालांकि यह कहने की जरूरत नहीं है कि नेपाल के माध्यम से इन नकली नोटों की तस्करी का वास्तविक शिकार और लागत वाहक भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यह अपराध रैकेट खाड़ी देशों, पाकिस्तान और नेपाल में रहने वाले अपराधियों के साथ घनिष्ठ सहयोग के कार्य करता है। भारत में नकली नोटों की आपूर्ति करने वाले कोरियर के लिए नेपाल की खुली सीमाओं एक सुरक्षित रास्ता है। वामपंथी और चरमपंथी। नेपाली वामपंथी उग्रवाद से ज्यादा अपरिचित नहीं है, जिसे माओवाद के नाम से भी जाना जाता है। 1996 से लेके 2006 तक सभी के लिए सबसे आसानी से यादगार होगा कि जिससे नेपाल में गृह युद्ध जैसे माओवादी द्वंद्व काल के नाम से भी जाना जाता है, कम से कम 15,000 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार गृह युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी और इसके नेता बाबू राम भट्टराई ने बढ़ावा दिया, जो इंडिया जेएनयू के पूर्व छात्र हैं और
पुष्प कमल दहल जिन्हें प्रचंड के नाम से जाना जाता है। नेपाल के माओवादी नेताओं के संबंध में भारतीय विश्वविद्यालय में उनकी औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक है। यह झारखंड, आंध्र प्रदेश और नेपाल के मधेसी मैदानों में गोरिल्ला प्रशिक्षण तक फैला हुआ है। भारतीय माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर का 2004 में पीपुल्स वॉर ग्रुप PWG-1 के साथ विलय करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवाद का गठन किया गया। CPIM इन दो समूहों में से MCC-1 अपने नेपाली समक्ष CPMN के साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। वर्तमान में CPIM भारत सरकार द्वारा एक प्रतिबंधित विद्रोह संगठन है। विभिन्न रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि CPIM वैचारिक और तार्किक दोनों रूप से CPM के लिए करीबी समर्थन में रही हैं। इस समर्थन में हमेशा भारत के लिए, विशेष रूप से नेपाल की सीमा में लगे क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा किया है। नेपाली विद्रोह की अवधि के दौरान इन विद्रोहियों का बिहार और झारखंड में कुछ हिस्सों में फैलना बहुत आम बात थी। आज भी भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादी हमलों के टुकड़ों का पता लगाया जा सकता है। निष्कर्ष, हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि भारत और नेपाल के सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संबंधों को नजरअंदाज या कम नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत और यहां तक कि नेपाल के लिए भी मौजूदा खुली और अनियमित सीमाओं के विकल्पों की तलाश करना समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। विकल्प अधिक कुशल सीमा सुरक्षा, मजबूत सीमा जांच बिंदुओं और भारत के नेपाल दोनों की सीमाओं पार करने के बाद अपराधियों का पता लगाने, उन्हें पकड़ने के लिए आगे के तंत्र में संयोजन से कुछ भी हो सकते हैं। नेपाल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी जमीन का इस्तेमाल कभी भी भारत विरोधी गतिविधियों के आधार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे ठिकाने अनिवार्य रूप से नेपाल के लिए खतरा हैं। अंत में क्षेत्र और विशेष रूप से भारत द्वारा सामना किए जा रहे सुरक्षा खतरों के बढ़ते संदर्भ में भारत उन गतिविधियों के लिए करीबी दोस्त जमीनी का उपयोग करने के जोखिम नहीं उठा सकता। थैंक यू।